अगर रीजंस का बात कर ले कि 1857 का विद्रोह हुआ क्यों, तो इसका रीज़न कुछ इस तरह से है। जैसे पॉलिटिकल रीज़न था, इसका इकोनॉमिक रीज़न था, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म था, रीज़न था, मिलिट्री रीज़न था, और एक इसका इमीडिएट रीज़न हुआ। ये इमीडिएट रीज़न तभी हुआ जब ये सब लोग पहले सहता आया, इसको सफ़र करता है, तभी एक रीज़न। ये तो जस्ट एक छोटा सा एक आग का छोटा सा चिंगारी का काम किया। ये सब तो लोग पहले से सह रहे थे, सफ़र कर रहे थे ये सब रीजंस का। तो आइए एक एक रीजंस को देखते हैं पहले क्या क्या रीजंस इसका था। पॉलिटिकल अगर प्रॉब्लम में देखा कि पॉलिटिकल रीजंस क्या था इसका, तो सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये डलहौजी लेकर के आए थे। डलहौजी गवर्नर जनरल थे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या चीज़ होता था कि कोई भी अब दत्तक पुत्र या फिर उसका एडॉप्टेड चाइल्ड को राज्य करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर उसका बच्चा एडॉप्टेड है तो उसको आगे उसको राजा नहीं बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये सब एक पॉलिसी था ब्रिटिशर्स को आप लोग का जमीन हथियाने का। दो तरह से हथियाते थे, या तो प्यार से दे दो, नहीं तो फिर हम अपने तरीके से लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ नियम बनाने लगे। स्टार्टिंग में देखे ना, जैसे कि ट्रेडर बन के आए थे, ट्रेड कर रहे थे, सबको बोल रहे थे ठीक है हमको फरमान दे दीजिए, हमको यहाँ से ये दे दीजिए। पहले वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, धीरे धीरे वो अपना मिलिट्री पावर बढ़ाने लगे, उसके बाद फिर रूल करने लगे। तो ये लोग रूल करने लगे, मतलब विडम्बना देखिए ना, इतना हम लोग सोर्सेस का कमी नहीं है, इतना रिफाइंड ब्रेन, तो भी हम लोग इस तरह से चीज, हम लोग एक कॉलोनियल, एक किसी के इम्पेरियलिज्म के दायरे में हम लोग फंस गए, किसी के नीचे गुलामी खटना पड़ा। तो इन लोग का पॉलिसीज ये लोग ऐसा सा बनाता था जिससे हम लोग फंस जाते थे। डलहौजी का पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये लोग अपने दत्तक पुत्र को बोले कि राज नहीं करने देंगे। तो उसमें रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई के एडॉप्टेड चाइल्ड था दामोदर राव, उनको नहीं करने दिया। नाना साहेब बाजीराव द्वितीय के, मराठा के बाजीराव सेकंड के ये एडॉप्टेड चाइल्ड थे नाना साहेब, उनसे उनका जो राज्य था, किंगडम था, वो छीन लिया गया। तो ये सब कहीं ना कहीं पॉलिसी था जिसमें वो लोग अपना दायरा, अपना जो सर्कल था, अपना जो एरिया था, इस सबको बढ़ाना चाहते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिक पॉलिसी सब जब बताएंगे उसमें अच्छा से और खुल के बताएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह क्या था। सब्सिडरी अलायंस 1804 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। उसमें क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन का वहाँ शुरुआत, नेपोलियन बोनापार्ट सब जगह पर अपना कॉलोनियल की राज्य के फैलाने लगे। कहीं ना कहीं एक सिकंदर की तरह, अलेक्जेंडर की तरह चले गए, वो हारने रहे थे। तो ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं डर हुआ कि ये लोग अब इंडिया तक भी पहुंचेगा, और अगर अपने देश में पहुंचा तो फिर यहाँ पे हार जाएगा। तो ये लोग क्या किया कि अपना पावर को बढ़ाने के लिए कोई भी किंगडम, कोई राजा के पास चल गया, उन्हें कहा कि हम लोग यहाँ पे अपना सोल्जर्स को, अपना सेना को, अपना मिलिट्री को रखेंगे, उसके बदले आपको अब हम लोग को टैक्स देना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारा ही नियम चलेगा, मिलिट्री नियम चलेगा। मतलब देखिए, वो एक तो उसके वहाँ चला भी गया और उसको बोला कि हम तुमको प्रोटेक्शन दे रहे। एक्चुअली उसको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए था, उसको चाहिए था नेपोलियन से, उसको प्रोटेक्शन चाहिए था। और इन लोग के वहाँ कब्जा किए, इन लोग से पैसा भी ले रहे हैं, उन लोग से फी भी ले रहे हैं, और अपना मेंटेनेंस के लिए लोग खर्चा भी चाहिए। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली का ये एक पॉलिसी था सब्सिडरी अलायंस का। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट, कुमार गुप्ता को नेपोलियन कहा गया। कुमार गुप्ता कब आए थे, नेपोलियन उसके कितने देर के बाद है, लेकिन फॉरेन राइटर लोग उनको उससे कंपेयर कर दिया, बल्कि नेपोलियन को बोलना चाहिए था, वो कुमार गुप्ता कहा सकता था। एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध को कब्जा पे लिया। अवध एक बहुत बड़ा महास था, बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा था, और वहाँ का लोग बहुत, वहाँ पे क्वेश्चंस भी आता है कि 1857 का विद्रोह में एक नॉर्मल पॉपुलेशन, एक पब्लिक मास पार्टिसिपेशन कहाँ से था, वो अवध से था। क्योंकि अवध के लोग अपने राजा के प्रति बहुत जिम्मेदार, बहुत ज़्यादा उनका स्नेह था, बहुत प्यार था उनका। वहाँ उस समय जो नवाब थे वाजिद अली शाह, इनको डलहौजी ने इन पे बैड गवर्नेंस का आरोप लगाया कि आप अच्छा से चला नहीं रहे हैं अपने राज्य को। बैड गवर्नेंस का आरोप से अवध को अपने अंडर लिया, और अवध का ही सबसे ज़्यादा सिपाही तो अवध से ही था। अवध का पॉपुलेशन इतना बड़ा था, यहाँ का जो फार्मर लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हुआ, उसके बाद फिर लोग जाकर सेना में भर्ती हुए। इसलिए तो उसको पीजेंट विद्रोह भी कहा गया कि पीजेंट का सबसे ज़्यादा वहाँ पे पार्टिसिपेशन था, क्योंकि सिपाही लोग तो आगे जाके पीजेंट बने। तो अवध से सबसे ज़्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेशन हुआ। आगे जाके देखिएगा कि बेगम हजरत महल, इनकी वाजिद अली शाह की वाइफ इस विद्रोह में शामिल हुए। पेंशन्स को लेके, पेंशन्स को बंद करा दिया। बाजीराव टू के जो एडॉप्टेड चाइल्ड थे नाना साहेब को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनसे उनका राज्य छीन लिया गया, और फिर उनको कानपुर भेज दिया गया। और कानपुर भेजने के बाद इनको बोला कि हम तुमको कुछ पेंशन्स देंगे। फिर बाद में जाके ये पेंशन्स को भी बंद कर दिया गया। तो इससे गुस्सा करके कुछ राज्य इसमें पार्टिसिपेट किए। ज़मींदारी एबोलिशन,
कुछ जमींदार को भी ये कर दिया कि जमींदारी नहीं कर चलने देंगे, वहाँ पे मेरा राज चलेगा, जमींदार नहीं। तो यहाँ पे बिहार के क्वेश्चंस भी आता है, बिहार से किसका पार्टिसिपेशन था, तो वो है कुंवर सिंह का। तो देखिए ये सब जगह पर पे कोई सिपाही म्यूटिनी नहीं हुआ। आगे जाकर ये सब कारण भी देखिएगा कि इसका डाउनफॉल था, इसका लिमिटेशन था, जिसके वजह से ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर ये सब एक गोल को लेकर के चलते तो शायद उसी समय आज़ादी का एक राह बन जाता, थोड़ा और पहले हम लोग आज़ाद हो जाते। तो ये सब कारण था, सबका मोटो देखिए अलग था, सबका प्रॉब्लम अलग था और सबका जगह अलग था। ये 1857 की ये सब सिपाही म्यूटिनी नहीं हुआ, ये सब यहाँ पे कोई भी रेजिमेंट या फिर कोई आर्मी वाले पार्टिसिपेट नहीं किए, ये तो अलग अलग राज्य के हुए, ये सब कारण बन रहा था। आगे जाकर देखेंगे उसका इमीडिएट कारण कि क्यों उसको 1857 ऑफ रिवॉल्ट, क्यों उसको सिपाही म्यूटिनी बोला। तो ये पॉलिटिकल रीजंस है। पॉलिटिकल रीजंस में देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी के द्वारा ये लाया गया था। इसमें था कि अडॉप्टेड चाइल्ड को उनको राज्य करने का मौका नहीं मिलेगा। सब्सिडी अलायंस विलेस्ली के थ्रू 1804 में लाया गया था। इसमें यह बोला गया कि हम अपना सेना आपके राज्य में रखेंगे, उसके बदले आपको फी भी देना होगा और हमारा यहाँ पे नियम चलेगा, हम लोग का यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग चलेगा। एनेक्सेशन ऑफ अवध में इनको बैड गवर्नेंस के थ्रू कहा गया कि आप अच्छा से अपने राज्य को नहीं चला रहे, आपका गवर्नेंस अच्छा नहीं। उसके तहत डलहौजी ने ही अवध को अपने अंडर में लिया, पेंशन बंद कर दिए गए और जमींदारी सिस्टम को रोक दिया गया। धीरे धीरे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी अपना दायरा को कैसे बढ़ा रहा है, ये एक रीजन है पॉलिटिकल रीजन। और भी रीजन जो बताए थे इकोनॉमिक रीजन, वो देखिए इकोनॉमिक रीजन को देखते हैं। इसके पहले पॉलिटिकल रीजन को देखिए कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे वो लोग तहस नहस किया, किस तरह से राज्य को अपने अंडर किया। अब देखते हैं इकोनॉमिक रीजंस को। इकोनॉमिक रीजंस में देखेंगे जब वो लोग इसमें आया, जब अब लोग पूरा पावर में आया, जब एडमिनिस्ट्रेशन को भी अच्छा से वो लोग चलाने लगा अपने हिसाब से, तो वहाँ पे देखिएगा ये लोग टैक्स को बढ़ा दिया। लोकल जो भी इंडस्ट्रीज थे, जो हैंडलूम इंडस्ट्री थे, छोटे मोटे जो आर्टिशियंस थे, जो बुनाई का काम करते थे, कॉटन का अच्छा सा कपड़ा वपड़ा बनाते थे, जितना भी लोकल इंडस्ट्रीज थे उसको वो लोग बंद करा दिया। क्यों बंद कराया भाई? यहाँ से ये लोग कॉटन को भेजा इंग्लैंड से रॉ मटेरियल को भेजा, वहीं से फाइनल गुड बना करके एक पूरी कपड़ा तैयार करके इंडिया में ला करके ज़्यादा महंगा दाम में बेचा। यही लोग हैंडलूम का जो छोटा मोटा इंडस्ट्रीज था, जो कपड़ा बुनाई का काम करते थे, ये लोग यहीं पर बना के कम दाम में बेचते थे और उनसे अच्छा बनाते थे। जैसे आपको पता है कि इंडिया में, हम लोग के देश में टैलेंट का कमी तो है नहीं, तो ये लोग उन लोग से अच्छा काम करते। और ये लोग क्या किया कि इन लोग को बंद करा दिया कि नहीं चलने देना है, और हम लोग रिसोर्सेज को लेकर के जो रॉ मटेरियल है वो सबको इंग्लैंड में भेजा। लंदन में एक मैनचेस्टर करके जगह है जहाँ पे बहुत बड़ा टेक्सटाइल है। इंडिया में मुंबई को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर वो लोग वहाँ पर बना करके यहाँ पे लाके फाइनल गुड्स को महंगे दाम में बेचा था। बाद में ये लोग खुद समझा भी कि अरे यहाँ से भेज रहे हैं, वहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ पे ला रहे हैं, मेरा ही खर्चा हो रहा है, उतना दाम में बेच रहे हैं, कोई खरीद भी नहीं रहा है। वो लोग क्या किया कि मुंबई में ही एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो लोग खुद बैठा लिया, ब्रिटिशर्स लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग, और वो लोग यहीं पर गुड्स बना के इन लोग को बेचने लगे। इसमें आगे जाके देखिएगा स्वदेशी मूवमेंट चला इस चीज़ को लेकर के, विदेशी सामान को रोक दो, विदेशी कपड़ा नहीं लेंगे, विदेशी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इन लोग पे उन लोग का इकोनॉमिकली इफेक्ट पड़ता था। तो ये लोग यही लोग शुरुआत किया, इन लोग को बंद करा दिया। घड़ा बड़ा अच्छा बनाता था, फिर बुनाई का काम, घड़ा बनाना, अच्छा कारपेंटर, अच्छा लोहार, जितने ब्लैकस्मिथ थे, कारपेंटर वगैरह थे, सबको बंद करा दिया। तो ये लोग बंद किए, तो जाता कहाँ, क्या करता है इसके बाद? ना खेती करने दे रहा है, ना अपना जो हुनर, वो लोग जानता था कि लोग बहुत हुनर है, ये लोग कुछ ना कुछ कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा, अपना बड़ा इंडस्ट्री बता देगा। बढ़ने ही नहीं दिया। अगर इन लोग बढ़ जाता तो फिर उन लोग कैसे ज़्यादा कमाता है, उतना अपना ट्रेड को बढ़ाता, राज्य करता। तो इन लोग सबको बंद कर दिया दबा के। और क्यों बंद किया? कुछ जमींदार लोग थे, कई रजवाड़े भी थे, कोई जो रूलिंग क्लास भी थे, जो इन लोग का साथ देने लगे। आगे जाके देखिएगा होलकर लोग, सिंधिया लोग आज भी वही कर रहा है। तो ये लोग इस तरह के जो भी लोकल इंडस्ट्रीज थे इसको बंद करा दिया। उसके बाद एक लैंड लॉज लेकर के आए, ये परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आया था, कॉर्नवालिस लेकर के आए थे, रैयत वाली सिस्टम, महल वाली सिस्टम। ये सब हम बताएंगे इकोनॉमिक जब पॉलिसीज ब्रिटिशर्स का। तो लेकिन अभी एक लेमैन जान लीजिए, परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं और इसको सनसेट लॉ भी कहते हैं। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता था? एक जमींदार को बोल दिए कि तुम अभी इसका मालिक हो और तुम यहाँ से एक फिक्स टैक्स दे दिए, कुछ फिक्स टैक्स, एक रेट फिक्स कर दिए, मतलब इतना तुमको देना ही है एक टाइम के बाद, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल के बाद में, या 3 महीना, उसको सनसेट लॉ बोलेंगे। उसके बाद अगर तुम नहीं दोगे तो 1-2 बार देखेंगे, उसके बाद तुम्हारा ज़मीन छीन लेंगे। तो
एक रेट फिक्स कर दिया गया। ये ज़्यादातर बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में हुआ था। एक रेट को फिक्स कर दिया गया। अब हमेशा वो एक रेट तो वो फ्लक्चुएट हो सकता है, कभी उपजाऊ होगा नहीं होगा। ऊपर से आप ये क्या इंडिगो का खेती करवा रहे हैं, नील का खेती करा रहे हैं, अफीम ओपियम उगवा रहे हैं, खेती करवा रहे हैं, तो ज़मीन तो ऐसे ही नॉन फर्टाइल हो गया, बंजर होते गया। तो कहाँ से वो इतना दे पाएगा? तो उसके वजह फेमिन आ गया। फेमिन आ गया तो भी लोग कम नहीं किया। 1770 में फेमिन आ गया। तो ये सब चीज़ें तो लोग जूझ ही रहा था, सफ़र कर ही रहा था। तो इसके वजह से कुछ कुछ ज़मींदार भी नाराज़ हुए और कुछ ज़मींदार भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ये सबसे बड़ा फेलियर था। क्वेश्चन आता कि इन तीनों में सबसे बड़ा फेलियर किसका था? तो परमानेंट सेटलमेंट सबसे बड़ा फेलियर था। ये ज़्यादातर बिहार, उड़ीसा में लाया गया था। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? जिसमें एक अमाउंट को फिक्स कर दिया जाता है, उसमें लैंडलॉर्ड, इसीलिए इसको ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ज़मींदार को टैक्स उठाना रहता है, टैक्स कलेक्ट करना रहता है, वो ब्रिटिशर्स को देना रहता है कुछ अमाउंट रखने के बाद। एक टैक्स फिक्स कर दिया, जैसे मान के चलिए 10 रुपया फिक्स कर दिया, ठीक है। ज़मींदार को अपना पीजेंट्स लोग से लेना है। अगर ये 20 रुपया लिया तो 10 रुपया का ज़मींदार को फ़ायदा, 10 रुपया ब्रिटिशर्स को दिया। अगर 8 रुपया लिया तो 2 रुपया अपने तरफ से ज़मींदार को लगा कर ब्रिटिश, लेकिन उसको 10 रुपया ही देना है। ऐसा नहीं कि उपजाऊ नहीं हुआ तो हम 8 रुपया देते, चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। अब आता है रैयतवाड़ी। रैयत मतलब किसान, फार्मर्स। तो ये रैयतवाड़ी में क्या हुआ? किसान को बोल दिया गया कि अलग अलग किसान को, इंडिविजुअल किसान को, ABCD किसान को बोल दिया कि तुम इतना टैक्स दो। एक और वो फ्लक्चुएटेड होता था। एक वो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेस भी रहा था। रैयत मतलब किसान, किसान से वो टैक्स लिया गया। और ये परमानेंट सेटलमेंट मतलब एक जमींदार के अंडर जो भी किसान काम कर रहा है उन लोग से अलग अलग करके लेना। महलवाड़ी, महल मतलब गाँव। एक गांव को दे दिया गया कि तुम ये गांव है, इस गांव से हमको इतना टैक्स चाहिए, इस गांव से हमको 40 रुपया टैक्स चाहिए। एक गांव तो दे ही सकता है अलग अलग करके, जिसका कम बेसी करके आपस में लोग बात करेंगे, एक महल से दे सकते हैं। तो ये तीनों में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रैयतवाड़ी था, सबसे ज़्यादा फेलियर परमानेंट सेटलमेंट था, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ये 3 रीज़न देखे। टैक्स बढ़ा दिया गया, उसके वजह से वो लोग परेशान हुआ। हैंडलूम इंडस्ट्री जो छोटा मोटा इंडस्ट्री था उस सबको खराब दबन कर दिया, उस सबको सप्रेस कर दिया, उसके वजह से दिक्कत हुआ। और एक परमानेंट सेटलमेंट। उसके बाद रेलवे से क्वेश्चंस पूछता है कि सबसे पहले रेलवे कौन लेकर गया? तो 1851 में डलहौजी रेलवे टेलीग्राफ, ये 2 चीज़ लेके आया। कहीं ने कुछ तो अच्छा भी किया है, ये हर चीज़ हम लोग डिनाई भी नहीं कर सकते। आज ये सब रेलवे वगैरह भले ही अपने फ़ायदे से किया। कहा जाता है कि सबसे पहले रेलवे कहाँ से कहाँ? तो थाने से लेकर के मुंबई से, तो थाने में, तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सबसे पहले रेलवे चला था, कम ही क्षेत्र में चला था। तो ये अपने ही फायदे के लिए लाए थे, ताकि इन लोग को रॉ मटेरियल इधर से उधर पहुंचाने में, डॉकयार्ड तक पहुंचाने में आसानी हो। तो रेलवे लेकर के आए। रेलवे की वजह से क्यों भाई इसका ये हुआ? रेलवे तो लेकर के आए, लेकिन उसमें कोई कास्ट वाइज सीट एलोकेशन नहीं हुआ। और उस समय ब्राह्मण है, बाकी जो कास्ट थे वो ब्राह्मण वाले बोलने लगे कि हम ये छोटे कास्ट के लोगों के साथ नहीं बैठेंगे। तो इसके वजह से भी लोगों में नाराज़गी था, ये भी एक कारण बना। उसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ का ये कॉन्सेप्ट, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, ये दादा भाई नौरोजी थे, वो इसको लोगों को समझा। कि लोग समझ रहे थे कि अरे अब यहाँ पर आ गया है, अब ये लोग, हम ही लोग का रिसोर्सेज को ले जाके अपना इंग्लैंड में बेच रहा है, खा रहा है, अब लोग पैसा कमा रहा है, हम ही लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं और इसके अंडर में काम कर। तो लोग समझ गए थे ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट को। धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे हुआ। लोग समझ रहे थे धीरे धीरे कि अरे यही काम तो हम ही कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहा है, हमसे कुछ कम दाम में करवा रहा है, बाहर ले जाके बेचवा रहा है और ज़्यादा पैसा कमा रहा है। जो जिसका हुनर हम हैं, जो काम को हम समर्थ है, हम कैपेबल है बना के बेचने के लिए, हम उसके लिए उसके अंडर में काम कर रहे हैं कुछ कम पैसा में। तो ये इसका इकोनॉमिक रीजंस बना। इकोनॉमिक रीजंस को फिर से देख लेते हैं। टैक्स को बढ़ा दिया गया, हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ वगैरह, कोई भी लोकल छोटा मोटा आर्टिसियंस वगैरह जो थे उन लोग को घटा दिया, उन लोग को बंद करा दिया कि उन लोग को नहीं करना। कुछ जो लैंड लॉज थे उसमें परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया, जिसके वजह से लोग परेशान थे। रेलवे के वजह से, रेलवे लाया ऐसे तो ठीक किया, लेकिन सीट एलोकेशन जब उसमें लोगों में गुस्सा आने लगा कि हम ब्राह्मण हैं तो हम कोई छोटे कास्ट के साथ क्यों बैठे, तो इस तरह के लोगों में भेदभाव आने लगा। और ये पहले था कि अगर ब्राह्मण कोई छोटे जात के हाथ से कुछ ले नहीं सकता, अगर घर के सामने से जाए तो पूरा रास्ता धुलवाया जाता था। यही सब चीज़ से तो वो लोग समझा, वो लोग स्टडी किया, देखा कि अरे इस तरह का प्रॉब्लम है, हुनर है तो क्या हुआ। ये लोग धर्म और सोसाइटी ये सब के जाल में फंसे हुए हैं, तो यही सब चीज़ में लोग लड़ रहा है, तो चलो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। इतना पूरा रिसोर्सेज का देश है, आयरन और कोयला, यूरेनियम, सोना, सब चीज़ है यहाँ, सब चीज़ लिया, अपने इंग्लैंड में भेजा, कोहिनूर तक ले गया लास्ट में।
और फिर वो लोग धीरे धीरे ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट को समझने लगा। ये है इकोनॉमिक रीजंस।